जैन क्लास 10th। आज हमारा केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन हम कब बोलते हैं, तो उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। हमने उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से अंडरस्टूड कर लिया, जिसमें हमने गैस के एवोल्यूशन के बारे में, हीट चेंज के बारे में हमने पता किया। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, हमने एक स्टेट चेंज के बारे में पता किया, और हमने कलर चेंज के बारे में भी हमने अच्छा खासा हमने पढ़ दिया। और इन्हीं में हमने काफी बार मतलब क्या कहते हैं, कुछ कुछ केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था कि क्या होती हैं केमिकल इक्वेशंस ये। लेकिन फिर हमारा जो कल वाला लेक्चर था उसमें हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हो लिया था कि केमिकल इक्वेशन को राइट करने का सही तरीका क्या होता है। कि सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट समझना होता है कि वो जो स्टेटमेंट बोला गया वो क्या चीज है, और फिर उसी स्टेटमेंट के थ्रू फिर हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से हमें सिंबल इस्तेमाल करने हैं। और एक बार अगर हमने फॉर्मूला और सिंबल अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो फिर हमारे पास एक बनकर आती थी, एक कंप्लीट इक्वेशन बनकर आ जाती थी, एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बन जाती थी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो केमिकल इक्वेशन जो आप लिखे हुए हैं वो आपकी मतलब क्या कहते हैं बैलेंस ही हो रखी हो। तो हमने दो कंडीशन ली थी, एक बैलेंस वाली और एक अनबैलेंस वाली। हमने अनबैलेंस को बैलेंस बनाना सीखा था। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी ना तो एटम क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही एटम कभी भी आपके डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, क्योंकि यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है। मास किसकी वजह से होता है? एटम की वजह से होता है। तो मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एकदम इक्वल होने चाहिए। इसी वजह से हम लोग अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने की पूरी तरीके से कल प्रैक्टिस कर चुके थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे एक कोफिशिएंट का रूल काफी मायने रख जाता है। कैसे कोफिशिएंट और आपका सबस्क्रिप्ट मल्टीप्लाई होकर बड़े आराम से आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है उनको मतलब बड़े आराम से बढ़ा सकते हो, ये है ना। और हमने ये भी देखा कि कैसे हमें सबस्क्रिप्ट्स को चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरना फिर आप क्या करोगे, उनके कोवेलेंट बॉन्डिंग को तोड़ने की कोशिश करोगे, जो कि ऑलरेडी ही वो किसी के साथ बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबल करके रखा हुआ है। तो यहां तक कि हमारी जितनी भी जर्नी थी उसमें हमने केमिकल इक्वेशन के अच्छे तरीके से समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करते हैं, इट गिव्स का साइन कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं केमिकल इक्वेशंस में जो हम इसको और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग पढ़ने वाले वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें हम कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसको और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, कि अगर हम देखें तो हम तुरंत समझ जाए कि हाँ बेसिकली वो केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करा है वो है क्या, वो क्या चीज है। तो अगर मान लो कि मैं सबसे पहली चीज अगर इंक्लूड करूंगा तो मैं उसमें एक फिजिकल स्टेट दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। याद रखो कि केमिकल इक्वेशन में यूजली जो आपके फिजिकल स्टेट हो सकते हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, वो केवल चार ही हो सकते हैं। वो हो सकता है कि वो सॉलिड हो, वो हो सकता है कि वो आपका लिक्विड हो, या फिर वो हो सकता है कि वो आपका एक्वा सोल्यूशन हो, या फिर वो हो सकता है कि वो आपका क्या हो रखा हो, वो आपका गैस हो रखा हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर इस बेसिस पे अगर जैसे आप ये देखते हो तो अभी तो आपको ये वीडियो दिखाई दे रही तो आप अच्छे से समझ जा रहे हो कि हाँ भैया मैंने जिंक उठाया, जिंक को मैंने HCl में डाला, आपका ZnCl2 आपका सॉल्ट बना और आपकी हाइड्रोजन गैस निकली। अभी अगर मान लो वीडियो नहीं चल रही होती और मैं तुमसे तब बोलता कि यार तुमने HCl या HCl में जिंक को डाला और तुम्हारा ZnCl2 बना और तुम्हारा H2 निकला। अगर निकला नहीं केवल H2 भी बोल देता तो तुम सोचते ना यार ये HCl है क्या, क्या ये एक्वस फॉर्म में पाया जा रहा है या फिर ये आपका गैसियस फॉर्म में पाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ जो HCl है वो एक्वस फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में जो HCl होती है वो गैस भी होती है। तो समझ रहे हो? तो भैया ने यहाँ किसके बारे में बात की? गैस के बारे में बात की, या फिर भैया ने मतलब क्या कहते हैं कि आपके उसके बारे में बात की, है ना, एक्वा सोल्यूशन के बारे में बात की। तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको मतलब क्या कहते हैं वो बताना जरूरी हो जाता है उसका फिजिकल स्टेट, कि उसका फिजिकल स्टेट बेसिकली क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज है। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ तुम्हें पता चल गया कि हाँ Zn जो भैया ने इस्तेमाल किया था यहाँ सॉलिड इस्तेमाल किया था, यहाँ सॉलिड दिखा था। और यहाँ जो भैया ने HCl या फिर H2SO4 का इस्तेमाल किया था वो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि भैया ने जो इस्तेमाल किया था वो आपका एक लिक्विड स्टेट में था, एक एक्वस सोल्यूशन में था। क्योंकि मतलब HCl गैस को क्या किया गया था, पानी में डाल के उसको घोलने की कोशिश की गई थी, डिफ्यूज करने की कोशिश की गई थी। तो जब भी पानी में आप कोई भी चीज मिलाते हो तो वो चीज एक्वस हो जाता है, वरना अदरवाइज ऐसे लिखा होता ना ये HCl लिक्विड, ऐसे लिखा होता, लिक्विड लिखा होना चाहिए।
लेकिन हमने लिखा कैसा, एक्वस लिखा। इसका मतलब है कि यार जो H2SO4 जो गैस थी उसको हमने पानी में क्या कराया, एक तरीके से तुम्हारा डिसॉल्व कराया, तब जाके तुम्हारा ये क्या हुआ है, तुम्हारा बना है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि यार ये देखो ZnSO4 है, ये तुम्हारा क्या, ये भी एक सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट कैसा है, एक्वस है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से पानी में कंप्लीटली ये घुला हुआ आपको मिल रहा है ये। और उसके साथ साथ ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, जो हाइड्रोजन गैस आपको मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके से निकलती हुई दिखाई दी जा रही है H2 सिंबल के, मतलब कि ये गैस के थ्रू, गैस सिंबल्स के थ्रू। तो पहले मेरे को बताइए, जो सबसे पहला जो मैंने ये मेथड बताया कि हाँ आप बड़े आराम से फिजिकल स्टेट के थ्रू आप बता सकते हो कि यार आप कैसे मतलब क्या कहते हैं कि हाँ कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कि कोई गैस है, या फिर कोई एक एक्वस सोल्यूशन हो रखा है। तो बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। अब देखो फंडा एक और है। मान लो कि जब मैं मतलब क्या कहते हैं कि मैंने बताया था कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब केमिकल रिएक्शन में, तो मैंने बोला था कि यार हो सकता है कि उसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा हो। तो जो प्रेसिपिटेट होता था वो क्या होता वो एक इनसॉल्युबल पार्टिकल ही तो होता था, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो आपका नहीं मिल सकता। और जो आपका नहीं मिल सकता बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बेसिकली क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ही तो कहलाया जाएगा। अगर मान लो कि मैं तुमको ये वाली वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा CO2 गैस है और ये तुम्हारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जा रही है, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट हो रखा है, ये लाइम वाटर टेस्ट हो रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, ये पहले चूने वाला पानी था, है ना, पहले ये क्या था, ये चूने वाला पानी था, जिसमें वही हमने क्या कहते हैं CaO को H2 में मिलाया, वही कैल्शियम ऑक्साइड को H2 में मिलाया, और ये तुम्हारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, है ना। और बाद में इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तुमने CO2 को मिलाया, तो तुमने देखा कि यार ये पानी भैया देखो कैसा हो गया, ये मिल्क कलर का हो गया। तो अगर मान लो कि मिल्क, जैसे मान लो कि मैं तुमको गैस देता, बताता नहीं कि CO2 है, और वो अगर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता, तो तुम तुरंत बोलते कि भैया वो CO2 गैस है। क्यों? क्योंकि CO2 की वजह से ही आपका लाइम वाटर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो यहाँ जो आपका ये जो बन के तैयार हो रहा है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या है, ये आपका एक तरीके से प्रेसिपिटेट है। और ये जब आपका घुल नहीं सकता, मिल नहीं सकता, तो आपका क्या चीज है, ये आप उसको सॉलिड फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे। क्या लिखोगे, ये आप सॉलिड लिखोगे। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं कि एक ये पोटेशियम आयोडाइड वाला दिखाता हूँ। हमने इसमें क्या किया था, एक पोटेशियम आयोडाइड लिया था और एक लेड नाइट्रेट लिया था, है ना, लेड नाइट्रेट लिया था। और फिर जब हमने केमिकल रिएक्शन कराई थी तो हमको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिला था। कैसा मिल रहा है, यहाँ तुम्हें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो ये येलो कलर का जो प्रेसिपिटेट है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक इनसॉल्युबल है एक तरीके से। तो अगर ये एक तरीके से इनसॉल्युबल हो रखा है, तो क्या मतलब है कि मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ SB लिख सकता हूं, है ना। मैं कहीं भी देखो इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट लिख सकता हूं। अब देखो प्रेसिपिटेट को यहाँ दिखाने के लिए उन्होंने कैसा सिंबल इस्तेमाल किया था, नीचे वाला सिंबल इस्तेमाल कर लिया। तो अगर मान लो कि अगर तुम ऐसे नहीं लिखते हो, सॉलिड नहीं लिखते हो, तो तुम प्रेसिपिटेट को ऐसे भी लिख सकते हो। तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि तुम गैस को G से लिख सकते हो, तो तुम गैस को ऐसा अपर सिंबल भी बना के ऐसे लिख सकते हो। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में ये वाली जो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक लाइम वाटर टेस्ट भी करवाती है कि हाँ आपका ये लाइम वाटर ही था, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही हो रखा था और कुछ नहीं था, है ना। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया। ठीक, वेरी गुड। अब देखो मान लो कि तुमने पहली तरीके से इसको इंफॉर्मेटिव बना दिया। अब एक और है, क्यों? क्योंकि भैया हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि भैया हो सकता है कि उसमें हीट भी इवॉल्व हो रही हो, कहीं ना कहीं आपकी हीट भी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, कहीं हीट ज्यादा हो रही हो, कहीं कम हो रही हो। वही मैंने वाला कि हो सकता है पहले ठंडा रहा हो एटमॉस्फेयर, बाद में गर्म हो गया हो, या पहले गर्म रहा हो बाद में ठंडा हो गया हो। तो इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो हीट दो हो सकती हैं, या तो एक्सोथर्मिक हो सकती है या तो इंडोथर्मिक हो रखती है। और मैंने बताया कि एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें आपकी हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब कि आप छूते हो जब उसे तो आपको गर्म महसूस होता है। तो अगर आपको कभी भी गर्म महसूस हो किसी छूने पे, तो आप उसको सिंबल को या तो आप प्लस हीट लिखोगे, या तो आप हीट एनर्जी लिखोगे, या तो सिंपल आप एनर्जी भी लिख सकते हो। लेकिन एक चीज का हमेशा याद रख लेना कि ये आपको प्रोडक्ट साइड में लिखना है। जैसे ये आपका ईट गिव का साइन है, तो ये आप प्रोडक्ट साइड में ही लिखोगे ईट को, और आप कहीं भी नहीं लिख सकते, है ना, ये चीज है। तो आपने उसको पर्टिकुलरली बता दिया, ये हो गया।
ठीक ऐसे ही जैसे मान लो, जैसे इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, है ना। ये क्या है, ये आपका कार्बन है, ये क्या है आपका कार्बन हो रखा है। अगर मान लो कि मैं लिटरली इसको जरा सी हीट देता हूँ कि ताकि ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज होकर मतलब क्या कहते हैं कि जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, है ना। हीट दी जा रही है ना कि हीट इससे मतलब, है ना, एक तरीके से हीट दी गई है। अब इसे इटसेल्फ हीट निकलने लगी, तो जब इसे इटसेल्फ हीट निकलने लगी तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और अभी अगर मान लो कि इसी में अगर मैं वो डालूं, पानी डालूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके साथ मिल जाएगी, है ना। तो जैसे मान लो ये पानी मैंने डाला, तो मैंने क्या किया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी और इसमें मैंने पानी डाला। तो अगर मैंने पानी एज अ लिक्विड मिला दिया, तो यहाँ जो बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा H2CO3 बनेगा, जो कि एक तरीके से क्या हो रखा है, एक एक्वस सोल्यूशन हो गया। और ये H2CO3 कुछ और नहीं होता, ये आपका होता है आपका कार्बोनिक एसिड। क्या होता है आपका, कार्बोनिक एसिड होता है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यस में किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया ना। एक बार फिर से देखो, है ना, ये देखो कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये कैसा एसिड होता है, एक तरीके का ये तुम्हारा वीक एसिड होता है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट में ये मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से एकदम रटा दूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ऐसे जैसे मान लो कि ये मीथेन है, देखो कहीं भी कार्बन होता है ना, कार्बन में हमेशा एनर्जी होती है, लेकिन उसको ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए जलने के लिए। और लेकिन उसको जलने के लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा मीथेन है, मीथेन बेसिकली क्या, एक नेचुरल गैस ही तो है। तो अगर तुम्हारे उसके पास ऑक्सीजन है और उसको तुम थोड़ी सी हीट दे दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत जलेगा। जलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन जब भी चलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर कम ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, लेकिन पर्याप्त अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बचेगा एच, एच क्या बना देगा, H2O बना देगा। और मुझे मालूम है कि जब ये जल रहा है तो हीट एनर्जी निकाल रहा था, एक्सोथर्मिक। तो मैंने देखो हीट एनर्जी को कहाँ लिखा है, यहाँ तुम्हारा प्लस साइन में लिखा है। ठीक यही वाला एक्सपेरिमेंट तुम ये देखो, जो गटर होती है, जो नालियां होती है, जो काफी सालों से बंद होती हैं, ये सब में क्या होता है, तुम्हारी ये बायोगैस ही तो है, जो नेचुरल गैस है। अगर इस नेचुरल गैस को बोलूं तो ये क्या चीज है, ये तुम्हारी एक तरीके की बायोगैस है। गोबर गैस बना सकते हो इससे, ये सारी चीजें बना सकते हो। तो उसमें किस चीज का प्रोडक्शन होता है, आपका मीथेनी गैस का तो प्रोडक्शन होता है, ये चीज है। तो देखो यहाँ भी मीथेन गैस का प्रोडक्शन है। तो इसको सफाई करने से पहले क्या किया गया, इससे मीथेन गैस निकाली गई। और अगर आपको मीथेन गैस पता करना है तो आप बड़े आराम से उसकी स्मेल से पता लगा सकते हो कि हाँ ये मीथेन गैस है कि नहीं, लेकिन उतने अच्छे से पता नहीं लगा सकते हो। इसी वजह से हमारे सिलेंडर में जो एलपीजी गैस आती है, उसमें हम लोग कंपाउंड मिलाते हैं। वो कंपाउंड मिलाकर हमको दूर से भी स्मेल पता चल जाती है कि यार वो गैस कहीं लीक तो नहीं हो रही, ये सारी चीजें हो तो नहीं रही है। तो इस हिसाब से मतलब क्या कहते हैं कि हमारे जितने भी कंबशन रिएक्शन है, जिनमें कोई चीज जो जल रही है, वो चीज बेसिकली जल रही है, खुद से जल रही है, वो तुम्हारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, है ना। फिर वो भले चाहे जैसे मान लो कि तुम्हारा फूड का कंबशन होना हमारे स्टमक में, हम जो खाना खाते हो बेसिकली क्या होता है, वो ग्लूकोज होता है। तो जब ग्लूकोज तुम्हारा बॉडी के अंदर जाता है, तो वो ग्लूकोज तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम्हारा बड़े आराम से टूटता है। अभी इसमें तुम्हारा एक टर्म आएगा, पायरुवेट टर्म आएगा, जब मैं तुमको रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कि पायरुवेट क्या होता है। ठीक है, तुमको ग्लाइकोसिस प्रोसेस आएगा। तो उस प्रोसेस में तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम्हारा बेसिकली जो ग्लूकोज होता है वो टूटकर एटीपी एनर्जी बनाता है। और वो एटीपी एनर्जी क्या होती है, तुम्हारी एक तरीके की हीट एनर्जी ही होती है। तो उसका मतलब क्या है कि भैया ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का सिंपल ग्लूकोज में टूटना, वो भी क्या हो गया तुम्हारा एक तरीके से बेसिकली आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाएगा। तो ये देखो ये सेल है ना, ये क्या तुम्हारा सेल है। सेल में मतलब क्या कहते हैं, जो फूड था वो आपका पहले ग्लूकोज मतलब पहले फूड था, वो फिर आपका मतलब पायरुवेट में टूटेगा। पायरुवेट मतलब पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इसके अंदर आता है, तब वो आपका पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पायरुवेट को फिर इसको तोड़ता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली होती है, उसको तोड़ती है, तब जाके आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर और आपका एनर्जी निकलता है, ये है ना। तो ये इनके प्रोडक्ट साइड है और ये सब कैसे रिएक्टेंट साइड है। लेकिन आपकी एनर्जी कितनी निकलेगी, आपकी एटीपी एनर्जी आपकी 20 निकलेगी, 10 निकलेगी, 2 निकलेगी, 8 निकलेगी, है ना, 30 निकलेगी। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस कितनी है। तो इस बेसिस पे जो तुम्हारा रेस्पिरेशन होता है ना, दो टाइप से बताया जाता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सारी हम लोग फंडामेंटल जितने भी हैं सब अच्छे से पढ़ेंगे, तब हम तुमको बताएंगे कि वहां भी देखो बड़े आराम से। अब जैसे तुम कभी भी देखना, जब तुम कभी भी सांस छोड़ते हो तुमको गर्मी होती है कि नहीं लगती, तुम कभी भी अपना मुंह के सामने रखो और सांस छोड़ो, तुमको गर्म लगेगा। छू के देखो, चाहे करके चेक करो, तुमको खुद गर्म लगेगा। लेकिन जैसे ही आप सांस को घसीटोगे, मुंह खोल के घसीटो, तुम्हारा गला देखना ठंडा लगेगा तुमको।
कभी भी चेक कर लेना, तुमको तुरंत गला ठंडा लगेगा, गला गर्म लगेगा, जब छोड़ोगे तो तुमको गला गर्म लगेगा। तो उस समय तुम्हारा एक तरीके से कंबशन रिएक्शन ही हो रही होती है ना। तो ग्लूकोज का तुम्हारा लगातार कंबाइन होना ऑक्सीजन के साथ, रेस्पिरेशन करना, तो रेस्पिरेशन हो गया कंबशन रिएक्शन में, वो तुम्हारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही कहलाएगी। इस चीज को अंडरस्टूड हो जाना, समझ में आ रहा है। तो इस पूरी रिएक्शन को पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि देखो ये तुम्हारा ग्लूकोज है C6H12O6, है ना, जिसको हम लोग शुगर भी बोल देते हैं। इसमें हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस जब थी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और मैंने जानबूझ के यहाँ एटीपी एनर्जी नहीं लिखी कि कितनी एटीपी एनर्जी, बस केवल इतना लिख दिया कि हाँ यहाँ देखो केवल एनर्जी है, तो एनर्जी आपकी रिलीज होती है। बस केवल अभी इतना जान लो कि आपकी एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। और मैंने क्लास 9 को इसका फुल फॉर्म तो बताया था, बताओ उसका फुल फॉर्म क्या होता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तुम्हारा नाम था इसका। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, तुम्हारा ये रेस्पिरेशन ही है। तो अभी देखो इसमें रेस्पिरेशन में तुम्हारा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ये सेम वही 9th वाला जो हमने तुमको बताया था इसमें। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक सेल है ना, तुम्हारा एक सेल है, सेल के अंदर तुम्हारे काफी सारे ऑर्गेनेलीज पाए जा रहे हैं, जिसमें तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा कैसा होगा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कोबाइडल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, है ना, लेकिन कैसा होगा, वो डबल कवरिंग जैसा होगा। तो जैसे यहाँ तुम देखो, है ना, ये कैसा हो रखा है, स्फेरिकल शेप का हो रखा है। वो तुम्हारा कैसा हो रखा है, वो थोड़ा इलोंगेटेड ओवल कोबाइडल शेप का हो रखा है, डबल मेम्ब्रेन से सिलेक्टेड हो रखा है। इसके अंदर तुम्हारी जो बाई लेयर है, उस बाई लेयर में तुम्हारे जो कंपाउंड है, उसमें अगर कोई शुगर आता है तो उसको ब्रेक करके वो एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर वो इस एटीपी एनर्जी को फिर हमारा बड़े आराम से जो गोल्गी अपरेटस है, या फिर वो तुम्हारा इधर से उधर भेजता है, ट्रांसफर करता है, जिसके थ्रू हमारी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाती है कि इसको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किसी को कितनी एनर्जी की किसको रिक्वायरमेंट, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो जाके हमें मतलब क्या कहते हैं कि अच्छे से समझ में आता है कि हाँ कैसे क्या चीजें हो रही हैं। तो पहले मेरे को पता इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया आ गया। आ गया। तो ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, तो इतना याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चीज से कि रेस्पिरेशन इज अ व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, व्हाट टाइप ऑफ हीट चेंज इज बेसिकली सीन इन द रेस्पिरेशन। तो यू विल ऑलवेज टेल कि लाइक सर द रेस्पिरेशन इज बेसिकली अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन व्हिच द हीट और एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द कंबशन, that is why we put the energy in the product side whereas not in the reactant side। ये है। तो पहले मेरे को बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है, आ गया। हाँ भैया चलो वेरी गुड। अब देखो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया भैया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि भैया एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपकी हीट क्या हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो। तो अगर कहीं हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां भी या तो आप हीट लगाओ, या तो आप हीट एनर्जी लगाओ, या तो जस्ट आप एनर्जी लिख दो। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि आप उसको कहां लिखोगे, आप रिएक्टेंट साइड में लिखोगे, या फिर हो सकता है कि आप इट गिव्स के ऊपर भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं ज्यादा हीट एनर्जी आपकी अगर एब्जॉर्ब हो रही तो आप उसको रिएक्टेंट साइड ही लिखो। तो जैसे मान लो कि मैं ये बोलता हूं कि देखो नाइट्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, जब इसके साथ जब आप इसको रिएक्ट कराते हो, हल्की सी इसको हीट देते हो, तो फिर जो आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसको आप जब छुओगे तो आपको बड़ा ठंडा सा लगेगा। कैसा लगेगा, आपको ठंडा सा लगेगा। तो ठीक वैसे का जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि सारी की सारी जितनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें हम हीट खुद से देते कि ताकि वो अपने कंपाउंड को ब्रेक कर सके, फिर वो भले चाहे आप हीट के थ्रू देने की कोशिश करो, लाइट के थ्रू आप देने की कोशिश करो, इलेक्ट्रिसिटी की देने की तरफ से कोशिश करो। इवन तो हम लोग जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से हो सकती है। एक हीट की वजह से भी हो सकती है, लाइट की भी वजह से हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी की भी वजह से हो सकती है। इन तीनों तरीके से फिर हम लोग समझेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो हमने तो ये पढ़ रखा है ना कि भैया जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जिसमें तुम्हारा ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला, कि अगर मान लो कि भैया मैं कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। यूजली हम लोग इसकी जब इक्वेशन लिखते तो कैसे लिखते थे कि भैया CO3 इट गिव्स, आप लिखते थे कि यहाँ डेल्टा का साइन बना देते थे, CO बना देते थे और आप CO2 बना देते थे। ये है। तो यहाँ डेल्टा का साइन आप तब लगाते हो जब आपको लगता है कि यार मैंने अब दे दिया, अब बाकी का काम खुद से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर मान लो कि बाकी काम ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं कि जब हम लोग CO3 को जब तक बंद कर रहे हैं तब तक वो आपका CaO में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक आपको मतलब क्या कहते हैं कि तब तक आपकी CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही आप मतलब क्या कहते हैं हीट देना बंद करोगे वैसे कम हो जाएगा।
तो आप तब जाके चेक करते हो कि अच्छा यार अगर मैंने हीट दी है, तब आप मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ आप इन द फॉर्म ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप रिएक्टेंट साइड उसको लिखते हो। कहाँ लिखते हो? रिएक्टेंट साइड लिखते हो। तो पहले मेरे को बताओ जिसमें हमने हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बताया कि हाँ यार ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो लाइट एनर्जी के थ्रू देखते हैं, है ना, कि लाइट एनर्जी के थ्रू भैया ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो आपका टूट जाता है, बन जाता है, ये सारी चीज ऐसे कौन सा हो सकता है? तो देखो लाइफ प्रोसेस तुम्हारे बायोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है तुम्हारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी एक तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन नहीं बोल सकते उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन वो हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन जरूर है। क्यों? क्योंकि उस जब पूरे फोटोसिंथेसिस में जब तुम्हारा ग्लूकोज बन रहा होता है, तो ग्लूकोज तुम्हारा तभी बनता है जब आपको एनर्जी दी जाएगी, और वो हीट एनर्जी होनी चाहिए। तो लेकिन जो तुम्हारा पेड़ होता है, जो जहां तुम्हारा फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो हीट एनर्जी तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी के टर्म में लेने की कोशिश करता है। तो जैसे मान लो कि तुम इसको देखो, ये प्लांट है, ये प्लांट ग्रो तभी करेगा, इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन तभी होगा जब इसको पानी मिल रहा हो, CO2 मिल रहा हो। तो जैसे मान लो पहले लाइट पड़ रही, कोई कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लो H2O मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, और फिर लाइट मिल रही है, तब ये इसके कंपाउंड ब्रेक होंगे, और कंपाउंड ब्रेक होने के बाद तुम्हारा वो बनाएगा, मतलब क्या कहते हैं, आपका C6H12O6 शुगर, और साथ ही साथ ये आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करके आपको मतलब क्या कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ देगा, है ना, ये C6H12O6। तब जाके आपका पेड़ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपको मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा कि अगर मान लो कि भैया आप अगर मैं लाइट को ना दूं तो क्या मेरा मतलब ग्लूकोज बन के तैयार होगा? नहीं बनेगा। तो ये सब हम सब चीजें पढ़ेंगे कि भैया कौन कौन सी ऐसी नेसेसरी कंडीशन हो जाती है फोटोसिंथेसिस में जो कि आपको मजबूर करती है कि हाँ तभी आपका ग्लूकोज बनेगा। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये लाइट एनर्जी बेसिकली क्या है, हीट एनर्जी तो है। आप इसी की वजह से तो आप मतलब क्या कहते हैं थर्मल सोलर पावर प्लांट चला पाते हो, वरना चला ना पाओ, है ना, ये चीजें। तो लाइट एनर्जी में हम लोग को बेसिकली क्या मिलता है, एक हीट एनर्जी मिलती है। तो ग्रीन प्लांट जो हमारा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यह भी आपकी एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रखी है ना। और ये जहां भी आपका फोटोसिंथेसिस होता है वो आपकी सेल ऑर्गेनेली क्लोरोफिल कहलाती है, और इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें तुम्हारा स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा, ये सारी चीजें होती है, सब आपको बताया जाएगा कि क्या होता है क्या चीज नहीं होता है। लेकिन अभी बस इतना जानो कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो उसके लिए कुछ चीजें नेसेसरी है, जैसे आपका वाटर मिनरल, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी ऑक्सीजन, और ये सारी की सारी कहाँ चीजें आपकी क्लोरोफिल में होनी चाहिए, जो कि कहाँ पाया जाएगा, आपका स्टोमेटल पोर के अंदर एक तरीके से पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे साइंस को पढ़ के एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आ गया भैया। आ गया। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमने हीट के थ्रू भी पढ़ दिया भैया, लाइट के थ्रू भी पढ़ दिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पता करेंगे कि यार भैया इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हीट देकर कहीं ना कहीं कैसे हम किसी कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हैं, या तोड़ सकते हैं, या बना सकते हैं, वो थोड़ा मेरे को बताइए, ऐसे मेरे को बताओ। तो अभी देखो, अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम्हारे पास वाटर है ना, अगर मान लो कि मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि भैया मैं वाटर को आपकी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ दूं, तो जब आप तोड़ोगे वाटर को तो क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा और आपका ऑक्सीजन बनेगा। नहीं विश्वास तो तुम ये देखो, तुम्हारे 9th क्लास में मैंने तुमको पढ़ाया था इस चीज को कि देखो अगर हाइड्रोजन गैस है तो पॉप करके साउंड क्रिएट होगी। तो लेकिन अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करोगे, आप प्योर वाटर लो, आप दोनों में पानी भर दो कि ताकि आपको पता चले कि हाँ इसमें गैस आपकी ट्रैप हो रही है। आप क्या करोगे, आपको दो वो बनाने हैं, बेसिकली क्या कहते हैं कि आपको दो टर्मिनल बनाने, तो आपको एक कैथोड एक एनोड बनाना है। तो आपने इस तरीके से जोड़ दिया, और फिर आपने क्या किया, आपने उसको उसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी में ऐसे डाल दिया। अब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की हीट एनर्जी की वजह से, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा। पानी कैसा हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। तो वो आपका H2 में टूटेगा और आपका O2 में टूटेगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि जो आपका H2 है वो आपको कहाँ कैलकुलेट हो रहा है, वो आपका कैथोड में कैलकुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका भैया H होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो आपका कैथोड टर्मिनल होता है वो निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होगा, आपका एक तरफ आ जाएगा। तो हम बड़े आराम से उसको पॉप करके मतलब पता लगा सकते हैं क्या वहां हाइड्रोजन गैस थी। ठीक ऐसे ही अगर आप जैसे मान लो कि O2 है तो फिर वो O2 कैसा होता है, O2 निगेटिव होता है, और आपका एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे बैटरी होती है, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है, और जो आपका एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है।
लेकिन जब हम एटम की बात करते हैं ना, तो जो कैटायन होता है वो आपका निगेटिव होता है, जो एनायन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये क्या चीज हो रखा है, ये आपका एनायन हो रखा है, और ये आपका क्या हो रखा है, ये आपका कैटायन हो रखा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ मिलेंगे, तो पॉजिटिव एक नेगेटिव एक साथ मिलेंगे, तो ये बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं, आप कैथोड रीजन में आप H2 गैस को पता लगा सकते हो, और एनोड रीजन में आप ऑक्सीजन गैस का पता लगा सकते हो। तो मतलब कि जब हमारी कोविड की महामारी चल रही थी, तब हम बड़े आराम से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके बड़े आराम से हम ऑक्सीजन गैस, फ्रेश ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर सकते थे। तो हमने किया भी था इवन, तो ऐसे। तो पहले मेरे को बताओ इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे। हाँ भैया आ गया। अब देखो, पता है एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है ज्यादातर, वो पूछता है कि जब मैंने यार इलेक्ट्रोलाइसिस किया वाटर के मॉलिक्यूल का, तो मुझे तुम ये बताओ कि वाटर का जब, अच्छा जैसे मान लो कि ऑक्सीजन का केवल वाटर का अगर जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल होता, तो मुझे बताओ क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता था, क्या लिख सकता था बताओ मुझे, क्या मेरी ये रिएक्शन बन सकती थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में? नहीं भैया। नहीं बन सकती थी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा किस में पाया जाता है, डायटोमिक पार्टिकल है ना, हमेशा दो के रूप में पाया जाएगा। या तो आप किसी के साथ कंपाउंड कंपाउंड बना के लेकर आओ, तो उसका मतलब है कि भैया यहाँ दो होना चाहिए था, और अगर यहाँ दो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की कमी कितनी होगी, वन। दो की कमी होगी, हाँ मतलब कि टोटल वन की मतलब एक की कमी होगी। तो दो बनाना है तो इससे बढ़िया हमारे लिए क्या है, यहाँ टू को मल्टीप्लाई करा दे, तो हमने यहाँ को टू को मल्टीप्लाई करा दिया। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट में देखूं तो अब हाइड्रोजन की कमी होगी, हाइड्रोजन कितने कम है, दो। दो कम है, तो दो को दो बनाना है तो इससे बढ़िया क्या है भैया, टू से मल्टीप्लाई करा देते, तो ये हो गया। तो अभी अगर जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ जनरली, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ तो मुझे बताओ यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में, बस कर इतना बताओ, प्रोडक्ट साइड में भैया दो। ऑक्सीजन कितने, दो हो रखे हैं, ठीक है, गुड। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने, दो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ कितने, चार हो रखे हैं। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसका रेशियो लिखना चाहूं तो मैं क्या मतलब 2:4, मतलब कि 1:2, जिसमें वन पार्ट तुम्हारा ऑक्सीजन हो रखा है और टू पार्ट तुम्हारा हाइड्रोजन हो रखा है। ये चीज अंडरस्टूड हो पाए कि नहीं हो पाए बताओ मुझे, हाँ भैया। हो गया ना? तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर मैं कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो मैं ये हमेशा देखूंगा कि हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा निकलती है और ऑक्सीजन गैस कम निकलती है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे। तो अगर तुमसे कभी भी बोले ना तो ये बोलना, क्योंकि भैया हाइड्रोजन के एटम वहां ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन का एटम वहां तुम्हारा केवल एक ही होता है। ये अगर लोएस्ट उसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन का एटम केवल दो हो सकता है, हाइड्रोजन के आपके चार हो सकते हैं। और अगर रेशियो निकालेंगे तो 2:1 या 1:2, वो इस चीज पे मैटर करता है कि आपने पहले क्या लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है या आपने ऑक्सीजन लिख रखा है। ये तो पहले मेरे को तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है? आ गया? ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक फंडा और होता है, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जनरली कुछ कंडीशन हो जाती हैं कि अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल करोगे तभी आपकी केमिकल रिएक्शन हो पाएंगी। तो जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार अगर आप उस केमिकल रिएक्शन में अगर जब आप हीट दोगे तभी आपकी रिएक्शन हो पाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इट गिव का साइन होता है ना, वहां डेल्टा का साइन बनाते हैं, वही ट्रायंगुलर वाला, मतलब क्या कहते हैं, डेल्टा का साइन बनाते हैं। या फिर मान लो कि हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हो रही हो जिसमें आपको एज अ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है, बिना कैटलिस्ट के इस्तेमाल का हो नहीं पा रहा है। तो अगर आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो तो फिर आप या तो उस कैटलिस्ट का जो सिंबल है या फिर जो फॉर्मूला है, या तो आप उसको अबव लिख लो या तो बिलो लिख लो। लेकिन अगर मैं अगर बोलता हूँ कि अगर कहीं टेम्परेचर आ रहा है, ये सारी भी चीजें आ रही हैं, तो आप उसको बिलो लिखने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर कुछ नहीं केवल कैटलिस्ट है तो आप उसको अबव भी लिख सकते हो, बिलो भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो जैसे मान लो कि तुम्हारा पोटेशियम क्लोरेट है ना, पोटेशियम क्लोरेट को जब मैंने MnO2 है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि एक तरीके का कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब क्या है कि देखो भैया मैं इस पोटेशियम क्लोरेट को पोटेशियम क्लोराइड में तोड़ना चाहता हूँ। KCl क्या होता है तुम्हारा, बताओ मुझे, KCl क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? ये तुम्हारा एक तरीके का बेसिक एसिडिक होता है। कैसा एसिडिक होता है ना? एक ये हो गया पोटेशियम नहीं क्लोराइड, ये KOH, सॉरी, ये तुम्हारा कैसा होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। ये हो गया, ठीक है। अभी सब एसिडिक नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, ये भी तुम एसिड बेस में सीख लोगे। तो जनरली मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोराइड, जो कि एक तरीके से क्या है, ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग बेस हो रखा है।
तो अगर ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तुमको बनाना है पोटेशियम क्लोरेट से, तो तुम MnO2 का सहारा लेते हो। क्यों? क्योंकि हीट की मदद से बड़े आराम से एकदम फ्रेश, एकदम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब क्या होता है? एकदम फ्रेश ऑक्सीजन। और वो फ्रेश ऑक्सीजन इसको क्या करती है? तुरंत मतलब क्या कहते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ तुम देखो, हमने ये जो कैटलिस्ट है इसको हमने यहाँ नीचे लिख रखा है ना? क्यों? क्योंकि हमने हीट को ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है, ये चीजें। तो ये तुम्हारा रिएक्शन है, इसको तुम देखना कितना फास्टली रिएक्शन हो रहा है ना? इसमें जो तुम्हारी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है गैस, तो यहाँ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीजन निकल सकती है, ये है ना? तो बड़े आराम से तुम देखो, है ना? जैसे जैसे इसको हीट के पास लेकर आओगे और जैसे जैसे हम इसमें ये देखना, अभी अगर तुम स्टार्टिंग में देखोगे तो ये देखो हमने डाला नहीं है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना? ये जो जैसे डालोगे वैसे देखो तुम्हारी तुरंत ऑक्सीजन तुरंत बड़ी बड़ी निकल रही है, तुरंत देखो केमिकल रिएक्शन तुम्हारी एकदम फास्ट हो गई, है ना? तो ये जो बेसिकली तुम्हारे कैटलिस्ट की मदद से हो रखी है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है? पूरी रिएक्शन को तुम्हारी फास्ट कर देता है, जिस हिसाब से भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मेरे को बताओ, आप इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? आ गया। हाँ भाई। गुड। अब देखो लास्ट कंडीशन, हो सकता है कि टेम्परेचर भी लिखाओ और प्रेशर भी लिखाओ। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर लिखाओ तो हमें स्पेसिफाई करना होता है कितना टेम्परेचर पे वो काम करेगा, कितने प्रेशर पे वो रिएक्शन काम करेगी। तो अगर आप उसको लिखना है तो आप उसको भी अबव और बिलो लिख सकते हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग आप उसको अबव लिखने की ही कोशिश करते हो। जैसे मान लो कि इंडस्ट्रियल यूज में बनने वाला मेथनॉल, इंडस्ट्री में जो अल्कोहल बनता है वो मिथाइल अल्कोहल होता है, जो कि एक तरीके का डीनेचर्ड अल्कोहल होता है ना? हम लोग इसको नहीं पीते हैं, अगर हम लोग इसको पियेंगे तो हमारे कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी, है ना? बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं दिक्कत हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाती है, इसमें हमारे ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। तो तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड में मेथनॉल के फॉर्मेशन और चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल के टाइम में भी पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा कि मेथनॉल क्या होता है और तुम्हारा एथेनॉल क्या होता है। इसका फॉर्मूला CH3OH है और इसका तुम्हारा C2H5OH है। तो ये फॉर्मूला कैसे बनी ये सब तुम अच्छे से अभी अंडरस्टूड हो जाओगे। तो तुमने अगर तुमको ये डीनेचर्ड अल्कोहल तुमको बनानी है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से, तो तुमको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रेशर चाहिए होता है। तो प्रेशर की यूनिट ATM से लिखते हैं, तो तुमने 300 ATM दिया। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होता तो तुमने वो लिखा। फिर तुमने बोला कि भैया कुछ कैटलिस्ट भी चाहिए होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, और ये आपका ये तुम्हारा KrO3 क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है? लेकिन आपका K2Cr2O7 ये मालूम है कि पोटेशियम क्लोरेट होता है, या फिर ये क्लोरेट ड्राई ऑक्साइड होगा, ट्राई ऑक्साइड होगा, है ना? ये क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइक्लोरेट कुछ ऐसा होगा यार, ठीक है? ये क्रोमेट है, क्रोमेट ट्राई ऑक्साइड होगा, ठीक है? ये चीज है, ये मेरे को नाम नहीं आता इसका, ठीक है? ये हो गया। तो तुम देख रहे हो कि किस तरीके से हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं ये है। तो अगर तुम्हें कभी भी कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है तो कुछ फंडे हैं। सबसे पहला फंडा क्या है कि तुम उस स्टेटमेंट को वर्ड इक्वेशन में लिखो। रिएक्टेंट में कहाँ लिखना है, प्रोडक्ट में किस चीज को लिखना है, ये अच्छी चीजों को लिखो। बाद में फिर उसके सिंबल और फॉर्मूले के थ्रू तुम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंप्लीट करो, एक वर्ड इक्वेशन से वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। फिर तुम ये देखो कि क्या तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कोई सिंबल कोई फॉर्मूले बैलेंस करने की कोई जरूरत तो नहीं, और अगर एक बार बैलेंस कर लिया तो फिर उसके बाद तुमको पॉसिबल बनाना है, क्या मैं उस जगह फिजिकल स्टेट लिख सकता हूँ, क्या मैं उसको मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में लिख सकता हूँ, क्या मैं उसकी हीट चेंज या फिर जो उसमें इवॉल्व हो रही है या फिर अब्सॉर्ब हो रही है, क्या मैं उस चीज को लिख सकता हूँ। तो अगर आप ये चीजें लिखते हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे हो जाती है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, रिएक्शन आपकी और इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। और अगर मान लो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है इस तक को भी लिखने की कि हाँ भाई आपका बेसिकली मतलब क्या कहते हैं प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, तो आपके लिए और ज्यादा बेटर हो जाता है। तो मेरे को बताओ जो आज का टास्क था इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया भैया। आ गया, गुड। हाँ।